हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एटम्स और एटम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज आपके पास आई है उनके बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का ये लेक्चर, एटम्स। स्टूडेंट्स, एटम क्या होता है? एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई और एटम के अंदर झांकने की कोशिश की गई कि एटम के अंदर क्या होता है। बहुत सारी थ्योरीज इसमें आई। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी मैटर को डिवाइड हम करते रहें, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते रहें, तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास बचेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं एलिमेंट, उसे हम कहते हैं एटम। और हिंदी में उन्होंने उसको कहा था परमाणु। जब दो एटम्स को हम मिला देते हैं, दो परमाणु को हम मिला देते हैं, तो हमें मिलता है अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। इसके बाद इसके ऊपर कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुई, लेकिन लेटर 90s में, लेटर 19th सेंचुरी में, यानी कि 1890 के आसपास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने एक एटम का मॉडल प्रपोज करने की कोशिश की। आप सभी लोग इस मॉडल के बारे में जानते होंगे। इसका नाम है जे थॉमसन्स मॉडल। इन्होंने क्या कहा? जे थॉमसन ने यह कहा कि आपके पास जो एटम होता है वो इस तरीके से एक स्फेरिकल होता है, इस तरीके से स्फेरिकल होता है, और इस स्फेरिकल पार्ट में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट। आप समझ लीजिए जैसे ये पूरा का पूरा हिस्सा आपके पास रेड है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरा हिस्सा जो है इसका वो रेड है, यानी कि रेड पार्ट आपको दिखा रहा है यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है एक एटम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट इट्स स्फेयर। अब स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं बीच बीच में इसमें धसे होते हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल और एक और मॉडल, यानी कि जिसको हम कहते हैं वाटरमेलन, से भी कंपेयर करके देखा जा सकता है। ये क्या है आपके पास? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगर स्टूडेंट्स आप वाटरमेलन को कट कर देते हैं तो आप जानते हैं वाटरमेलन के अंदर ज्यादातर हिस्सा जो आपको दिखाई देता है वो रेड दिखाई देता है। वो रेड हिस्सा आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा पॉजिटिव चार्ज। आप उसको ये सपोज करके चल सकते हैं कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा उसके बीच में ब्लैक सीड्स होते हैं। वो सीड्स रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। वो सीड्स रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। आप जानते हैं कि एक एटम का मेजॉरिटी ऑफ द मास जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ज्यादा भारी होता है। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा भारी होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास ज्यादातर जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। हालांकि टोटल मास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से है, लेकिन मेजॉरिटी यानी कि 99.9% मास जो है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पास पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स, हमें इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना था, तो इन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक बात कही। इन्होंने कहा कि जितना आपके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज है, जितना आपके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही चार्ज नेगेटिव है। दिस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज तो इक्वल है आपके पास। टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। इसीलिए एटम जो है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहां तक तो बात समझ आती है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम है यहां पर? देखिए, ये कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इस वजह से इनका जो मॉडल था वो
रिजेक्ट कर दिया गया। कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन से यहां पर फैक्ट्स थे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए? तो मैं यहां लिख रहा हूं फेलियर। इनका मॉडल फेल हो गया, तो क्या फेलियर क्या था इनका? तो देखिए फेलियर ये था, सबसे पहले स्पेक्ट्रल लाइंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस, तो देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस को आप कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम। जिस तरीके से हर एक ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही एक एटम के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं स्पेक्ट्रल लाइन से, और हर एक एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं वो डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रल लाइंस भी दो तरह की होती है। एक आपके पास होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरा आपके पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो दोनों ही स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपके लिए। जनरली आप इतना पढ़े होंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर इसके चारों ओर इस तरीके से आपके पास होते हैं ऑर्बिट्स, जिनको हम आज एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर यहां पर कंसीडर एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर करके आ चुके हैं कि अगर कोई फोटोन इसको एनर्जी देता है, जरूरी तो नहीं है कि ये फोटोन बाहर ही आ जाए। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जो इवन इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, जो कि लोअर एनर्जी है, यहां से ये ऊपर की ओर चला जाए और यहां पर चला जाए। यहां पर जाके इसकी एनर्जी हो जाती है E2, और आप जानते हैं कि E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 की एनर्जी E1 से ज्यादा होती है। तो क्या होता है, देखिए जब ये वापस आता है, यहां पर ये ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाता स्टूडेंट्स। यहां पर ये 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही स्टे कर पाता है। इस टाइम को बोलते हैं 1 एपॉक। 1 एपॉक टाइम तक ये यहां पर रहता है, और फिर वापस से अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी में आ जाता है, क्योंकि वहां पर स्टे करने के लिए इसको कॉन्टिन्यूसली E2 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसने एनर्जी जो गेन की है वो बहुत कम गेन की है, दैट इज hν बाहर से। हमेशा वहां रहने के लिए उसको उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बाहर से, आपको उतनी ही एनर्जी इसको देती रहनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी में आ जाता है ना, तो इसको उतनी ही एनर्जी को क्या करना पड़ता है, रेडिएट। जितनी एनर्जी इसने गेन की है उतनी एनर्जी इसको रेडिएट करनी पड़ती है। और ये जो रेडिएट आप करते हो एनर्जी, देखिए जिस टाइम पे आपने एनर्जी गेन किया है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, इस टाइम पे बहुत सारी रेडिएशन यहां पर होंगी। तो इन्हें आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब हुआ, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनेगा यहां पर। और यहां पर इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, तो इसे कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। अब यहां पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने डायग्राम भी देखे होंगे इसके, तो इस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है। कुछ बहुत ज्यादा नजदीक होती हैं, फिर कुछ दूर होती हैं, कहीं पर फिर गैप होता है, फिर बहुत ज्यादा लाइंस एक दूसरे के पास होती है लाइक दिस, फिर कुछ इस तरीके से होती है। तो ये जो लाइंस होती हैं ये इस तरीके से क्यों है, क्यों ये डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है ये लाइंस, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती आपके पास जे थॉमसन की थ्योरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जे थॉमसन के ही उस टाइम पे एक स्टूडेंट थे। जे थॉमसन के स्टूडेंट का नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने इस चीज को देखा और इनके इस मॉडल के ऊपर फिर से काम करना स्टार्ट किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, उनके अंडर दो और रिसर्चर्स थे, दो और असिस्टेंट थे जो उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। एक का नाम था आपके पास गीगर, और दूसरे का नाम था आपके पास मार्स्टन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, और कुछ लोग इसे गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये इन दोनों ने ही किया था, गीगर और मार्स्टन ने एक्सपेरिमेंट। तो क्या था स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हमारे टॉपिक का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जानने के लिए पहले आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आप यहां पर अटेम्प्ट करें,
क्वेश्चन आपके लिए है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अल्फा पार्टिकल। 9th क्लास से आप ये टॉपिक पढ़ते आए होंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अल्फा पार्टिकल। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबली चार्ज हीलियम, यानी कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो आप वैसे जानते हैं कि अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो इसमें 2, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 होंगे, प्रोटॉन्स इसमें 2 होंगे और न्यूट्रॉन्स भी इसमें 2 होंगे। लेकिन क्योंकि आपको डबली चार्ज हीलियम बनाना है He2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होंगे, प्रोटॉन इसमें 2 होंगे और न्यूट्रॉन 2 होंगे। तो आई होप आपने ये सही आंसर दिया होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ स्टूडेंट्स? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था आपके पास? एक अल्फा पार्टिकल यहां पर लिया गया और इस अल्फा पार्टिकल को एक इस तरीके से चेंबर में रख दिया गया। यहां पर अल्फा पार्टिकल होगा, ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है और रेडियो एक्टिव मटीरियल से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे। आगे मैंने यहां पर एक कॉलीमेटर लगा दिया है ताकि मैं रेस को कॉलीमेट कर पाऊं। यहां पर एक कॉलीमेटर था और यहां पर आपके पास एक पतली सी गोल्ड की फॉइल थी। यहां पर एक गोल्ड की फॉइल थी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन ये राइज होता है आपके पास कि गोल्ड ही क्यों इसमें यूज किया गया था? व्हाई ओनली गोल्ड? तो देखिए इसके 2 रीजन होते हैं। पहली बात, गोल्ड का जो साइज होता है वो गोल्ड का साइज को हम बहुत छोटा कर सकते हैं। इसकी जो शीट होती है उसको बहुत पतला बनाया जा सकता है। इट इज द हाईएस्ट मेलेबल सब्सटेंस। मेलेबिलिटी जो होती है गोल्ड की वो हाईएस्ट होती है। तो आप इसको पीट पीट कर इतना पतला सा बना सकते हो। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में जो यूज किया गया था वो अगर 1000 एटम्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो इतना पतला आपके पास जो गोल्ड फॉइल था वो बना दिया गया था यहां पर। इससे होता क्या है स्टूडेंट? हमें करनी है स्कैटरिंग। तो आपको पता होना चाहिए रेले जीन्स लॉ के अकॉर्डिंग स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग जो होती है ये तब बेहतरीन होती है जब आपके पास पार्टिकल का साइज, जब पार्टिकल का साइज और वेवलेंथ जो होती है वो मैच करती है। जैसे 2 पार्टिकल्स कंसीडर, यहां पर एक पार्टिकल है और इसके साथ एक वेव टकरा रही है, इस तरीके से वेव कोलाइड कर रही है। तो अगर इस वेव की वेवलेंथ, अगर इस वेव की वेवलेंथ और इस पार्टिकल का साइज जो है, पार्टिकल का साइज, ये दोनों लगभग मैच कर रहे हैं तो स्कैटरिंग जो होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। यहां पर स्कैटरिंग, पार्टिकल स्कैटरिंग जो होती है वो बेस्ट होती है इस टाइम पे। तो देखिए यहां पर बहुत पतला बना दिया गया था इसे, तो ये वेवलेंथ जो थी अल्फा पार्टिकल की उससे मैच कर रहा था, यानी कि स्कैटरिंग बहुत अच्छी होगी यहां पर। अदरवाइज हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज में एक कोई किसी और पार्टिकल को भी ले सकते थे। हम यहां पर एक प्रोटॉन से भी करवा सकते थे स्कैटरिंग, लेकिन हमने एक अल्फा पार्टिकल लिया है। इससे हुआ क्या स्टूडेंट्स? अल्फा पार्टिकल्स जब यहां से निकल रहे हैं तो इस तरीके से आगे की ओर जाएंगे, यहां पर इससे टकराएंगे और जब ये टकराएंगे तो आगे इन्होंने क्या किया, एक चेंबर बना दिया गया। इस तरीके से एक चेंबर था, इस चेंबर को कोट कर दिया गया जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड जो होता है ये एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मैं पहले भी आई थिंक आपको समझा चुका हूं कि फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब इसकी कोटिंग यहां पर करेंगे तो कंसीडर इलेक्ट्रॉन कोलाइड होकर यहां की ओर आ रहा है या यहां की ओर जा रहा है या सीधा जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है? अब इलेक्ट्रॉन को हम देख तो नहीं सकते हैं, आप ये जानते हैं ये बात। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल होता है कि इलेक्ट्रॉन को नेकेड आई से तो क्या, लेकिन एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं देखा जा सकता है बहुत क्लियरली। तो इसीलिए यहां पर हमें अगर जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दी तो इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर गिरेगा तो यहां पर आपको दिखेगी थोड़ी सी चमक, यानी कि स्किंटिलेशन शो होगी इस पॉइंट पे। और इस स्किंटिलेशन से आप ये कह सकते हैं, जब यहां पर स्किंटिलेशन होगी तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां आया होगा। तब आपको पता चलेगा कि ओके इलेक्ट्रॉन यहां पर आया है। कंसीडर इस एंगल को मेजर किया जाता है कि ये कितने डिग्री पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर हुआ है। स्कैटर कितने डिग्री पे स्कैटर हुआ है। ये आपके पास कॉलीमेटर है,
कॉलिमेट करने के लिए, रेज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ताकि रेज यहां पर फैले ना। ये मैंने यहां पर गोल्ड की एक फॉइल यूज की हुई है, गोल्ड फॉइल, यह है गोल्ड की फॉइल। यहां पर इसको कंप्लीटली वैक्यूम बना दिया गया, इसको वैक्यूम चेंबर का हम कहेंगे, वैक्यूम चेंबर। और आपके पास ये आपके पास था रेडियो एक्टिव सोर्स अल्फा पार्टिकल का, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव सोर्स था आपके पास अल्फा पार्टिकल का। जनरली इस केस में जो लिया गया था वो बिस्मथ इन्होंने लिया था, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बिस्मथ यहां पर लिया गया था। और जो गोल्ड फॉइल थी, देखिए यहां पर गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस रखी गई थी स्टूडेंट्स, गोल्ड फॉइल की थिकनेस रखी गई थी लगभग 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के आसपास, बहुत ही छोटी यहां पर रखी गई थी इसको, इसकी जो थिकनेस थी। अब स्टूडेंट्स क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल्स को यहां से बॉम्बार्ड किया गया इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स चेक किए गए पार्टिकल्स के, कि कौन कौन से एंगल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो स्कैटर हो रहे थे, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्कैटर हो रहे थे। अब स्टूडेंट्स इसका बनाया गया एक ग्राफ, इसका एक ग्राफ बनाया गया। ग्राफ जो था वो इस तरीके से था, यहां की ओर आपने थीटा लिया था स्कैटरिंग एंगल, और यहां की ओर आपने लिया था एन, यानी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। तो स्टूडेंट्स ये देखा गया कि देखिए अगर आप यहां पर क्योंकि 10 की पावर्स में है, मैं यहां पर 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁶, 10⁻8 इस तरीके से लिख रहा हूं। तो ये देखा गया कि लगभग इस तरीके से आपके पास ग्राफ आया, लाइक दिस, कुछ ग्राफ इस तरीके से था। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे ये सब कुछ चूज किया गया है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले अगर आप यहां पर परपेंडिकुलर गिरा के देखें तो एंगल जब लगभग मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, लगभग ज्यादातर पार्टिकल्स 10⁻⁷ के करीब जो पार्टिकल्स है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स वो स्कैटर ही नहीं हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेडली, उनको कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई है। ऐसा क्यों हुआ होगा स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर हम इसको ऐसे सपोज करके चलें कि मान लीजिए आपके पास ये आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल का एटम है, और आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस, इनकी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस लगभग इतना होता है, उस टाइम पे ये पता नहीं था। तो मान लीजिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इसमें से पास कर रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो पास करेंगे गोल्ड फॉइल में से लाइक दिस, विदाउट किसी डिफ्लेक्शन के। तो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेडली। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है, एक हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम उसका निकालेंगे कंक्लूजन, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम उसका कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल, वो गोल्ड फॉइल में से पास कर गए विदाउट किसी डिफ्लेक्शन के, गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेडली। इसका स्टूडेंट्स देखिए कंक्लूजन क्या निकल सकता है, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और देखिए पॉजिटिवली चार्ज, अब देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे तो इनके जो टीचर थे जे थॉमसन, उन्होंने तो ये कहा था कि ज्यादातर हिस्से में यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को इस साइड की ओर फेंकता हूं, इसकी साइड की ओर, अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको इसकी तरफ को फेंकता हूं, तो होना क्या चाहिए स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो वापस आ जाने चाहिए। सोच के तो ये हुआ था एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जे थॉमसन ये कह रहे हैं उनके टीचर। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो गोल्ड फॉइल में से विदाउट किसी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो जाते हैं। यहां से हमारे पास ये कंक्लूजन मिलता है दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम is empty।
ज्यादातर भाग जो होता है एक एटम के अंदर वो कैसा होता है, वो खाली होता है। अब स्टूडेंट्स कुछ एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे देखे गए जो लगभग लगभग 1 डिग्री पे, 1 डिग्री एंगल पे स्कैटर हो गए, कुछ थोड़े ज्यादा एंगल्स पे हुए। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आते रहेंगे, आपको डिफ्लेक्शन थोड़ी सी ज्यादा शो करनी है, बस दैट्स इट। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल्स, एट सम स्मॉल एंगल्स। तो देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो छोटे एंगल्स पे स्कैटर हुए, स्मॉल एंगल्स। अब स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हुआ होगा? तो देखिए यहां से ये कंक्लूजन निकाला गया कि एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जब वो आगे की ओर जा रहा है तो जरूर बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। जब इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक ये चार्ज आपके पास जा रहा है तभी ये डिफ्लेक्ट हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसके ऊपर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होता, तब क्या होता? तब तो ये इसकी साइड को आता, लाइक दिस, इसकी साइड को आता और ये कैप्चर कर लेता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस अल्फा पार्टिकल को कैप्चर कर लेता। लेकिन स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल जो है वो दूर जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल जो है दूर जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि इसका मतलब जिस चीज से वो डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे उसके ऊपर भी सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप यहां से? दैट दे आर, these particles are feeling positive charge। इसका मतलब वो क्या फील कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज रिपल्शंस, पॉजिटिवली चार्ज रिपल्शंस फील कर रहे हैं ये, तभी आपके पास इस छोटे छोटे एंगल्स पे स्कैटर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स लगभग 20,000 में से एक रे ऐसी थी जो जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे वो डिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी कि 1 in 20,000। हालांकि ये डाटा अलग अलग बुक्स में वेरी करता है स्टूडेंट्स, कईयों में 20,000 लिखा है, कईयों में 1 लाख लिखा है, कईयों में 1 मिलियन भी लिखा है। तो 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट बैक हुआ, डिफ्लेक्ट बैक। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है कि यह अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आ गया होगा उस पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि ये उस अल्फा पार्टिकल की इन्फ्लुएंस में आ गया है तो ये पार्टिकल इस तरीके से जा रहा होगा, तो ये इस तरीके से वापस आ जाएगा, 180 डिग्री एंगल पे ये वापस आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए कितने पार्टिकल्स किस एंगल पे स्कैटर हुए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of particles scattered at an angle theta, scattered at an angle theta। ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका फॉर्मूला आपके पास रहता है, वैसे तो k होता है, कांस्टेंट होता है kz² वैसे तो आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं, वैसे बाकी उसमें सब कुछ कांस्टेंट होता है, बस जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिएगा। वैसे ये फॉर्मूला होता है z² अपॉन साइन रेज टू दी पावर 4 थीटा बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर। पर इस फॉर्मूले को आप ना याद रख के आप इस तरीके से डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर उसमें, क्योंकि बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थीटा एंगल पे स्कैटर होंगे ये प्रोपोर्शनल होता है साइन रेज टू दी पावर 4 थीटा के। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे कंसीडर क्वेश्चन है दैट नंबर, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपके लिए, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered at 60 degree is 100। कंसीडर 60 डिग्री पे 100 पार्टिकल्स है, नॉट 1000। 60 डिग्री पे है 100 पार्टिकल्स, तो आपको कैलकुलेट करना है कितने पार्टिकल्स स्कैटर होंगे, 90 डिग्री पे। हाउ मेनी पार्टिकल्स विल बी स्कैटर्ड एट 90 डिग्री, ये है क्वेश्चन। आई होप मैंने पूरा क्वेश्चन यहां नहीं लिखा है, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर 60 डिग्री पे 100 पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं
तो 90 डिग्री पे कितने पार्टिकल्स स्कैटर होंगे? तो आप जानते हैं कि n प्रोपोर्शनल होता है आपके पास साइन रेज टू द पावर 4 थीटा के। सो अगर मैं कहता हूं कि 60 डिग्री पे कितने पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं, सो ये प्रोपोर्शनल होगा आपके पास, किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन साइन रेज टू दी पावर 4 इंटू 60 डिग्री। और अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर होंगे 90 डिग्री पे, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन साइन रेज टू दी पावर 4 इंटू 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स साइन थीटा बाय 2 होता है, यहां पर थीटा बाय 2, इसको ठीक कर लीजिएगा, साइन थीटा बाय 2, कॉट थीटा बाय 2 था, एंगल इस तरीके से होता है साइन थीटा बाय 2, नॉट थीटा ओनली, साइन थीटा बाय 2 होता है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला ठीक कर लीजिएगा, जैसे थीटा बाय 2 यहां लिखा था वैसे नीचे थीटा बाय 2 लिख लीजिएगा। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 60 डिग्री बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री किसके इक्वल होगा? यहां पर आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन रेज टू दी पावर 4 30 डिग्री, और यहां पर आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन रेज टू दी पावर 4 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो 60 पे हुए वो तो 100 है, 90 पे हमें कैलकुलेट करना है कि कितने पार्टिकल्स हैं, और यहां पर ये बन जाएगा साइन रेज टू पावर 45, साइन रेज टू पावर 4 45 बाय साइन रेज टू दी पावर 4 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स कितना होगा? साइन 45 आपके पास होता है 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, और साइन 45 साइन 30 आपके पास होता है 1/2 होल रेज टू दी पावर 4। तो ये आपके पास बन जाता है 1/2, और यहां पर आपके पास बन जाता है 1 अपॉन 16, तो ये बन जाता है आपके पास अल्टीमेटली 8। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 की पावर 4, 2 इंटू 2, 8/2 दैट इज 4, ये आपके पास बन जाता है 4। सो 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री, ये आपके पास आ गया 4 स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 25। तो इसका मतलब है 25 पार्टिकल्स स्कैटर होंगे 90 डिग्री पे। दूसरा स्टूडेंट्स आप यहां से एक और चीज भी ध्यान रख सकते हो, एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि क्या अगर मैं डिफरेंट पार्टिकल यूज करूं, फॉर एग्जांपल गोल्ड का न्यूक्लियस अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो क्या गोल्ड के न्यूक्लियस के लिए 60 डिग्री एंगल पे और किसी और एलिमेंट, कंसीडर कॉपर है, कॉपर के लिए 60 डिग्री एंगल पे सेम पार्टिकल्स स्कैटर होंगे? तो आंसर है नहीं। यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर जो होता है वो जी के ऊपर यानी कि एटॉमिक नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये एक और चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे, उस टाइम पे कौन सा एटम आपने यूज किया था, गोल्ड का एटम यूज किया था या कॉपर का। जब यहां पर आप जी की वैल्यू डिफरेंट रखोगे तो एन की वैल्यूज जो होंगी आपके पास वो डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब है दोनों के लिए सेम एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो स्कैटर होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देन स्टूडेंट्स दिस वन मोर थिंग, इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया और ये प्रूव करके बताया कि मॉडल क्या है आपके पास। उन्होंने मॉडल यहां पर दिया है एटॉमिक मॉडल। तो क्या मॉडल था एक बार देख लेते हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में जो यहां पर रदरफोर्ड का था। तो इन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि एक एटम जो होता है उसके कोर में एक स्मॉल लेकिन मैसिव चार्ज, देखिए साइज में स्मॉल लेकिन इसमें जो चार्ज है वो क्या है, बहुत ज्यादा ह्यूज, मैसिव। मैसिव इसका मैसिव मास है, लेकिन स्मॉल क्या है इसका साइज। इस छोटे से स्मॉल साइज में बहुत ज्यादा मैसिव मास जो होता है वो रिजाइड करता है। इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो, सेकंड पॉइंट, कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी कि लगभग 1 फर्मी होता है। 10⁻⁻15 को कहते हैं फर्मी, तो लगभग 1 फर्मी होता है। स्टूडेंट्स उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये न्यूक्लियस का साइज है तो एटम का जो साइज होता है लगभग वो इससे कितना होता है, 10⁻⁻⁴
-10 मीटर होता है, यानी कि लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है। स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि देखिए, अगर आपके पास न्यूक्लियस का साइज है, अगर आप न्यूक्लियस को हमेशा 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस न्यूक्लियस का एटम मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ इज इक्वल टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ इज इक्वल टू साइज ऑफ एटम। ये आपके पास यहां से एक जनरल सा फॉर्मूला निकल के आया है, बेसिक, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अराउंड ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे, लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस इसको खींच लेगा अपनी तरफ। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करेंगे, लेकिन इनके अट्रैक्शंस आप लगभग ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास सन और अर्थ के बीच की अट्रैक्शंस होती हैं। हालांकि वहां ग्रेविटेशनल है, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लेकिन ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर सन है और यहां अर्थ है, तो अर्थ को ये जो सन होता है अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अर्थ कभी इसकी तरफ को तो जाती नहीं है, अर्थ तो अपने फिक्स पाथ में रिवॉल्व करती रहती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि यहां पर इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, यानी कि इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों ओर इस पाथ में घूमता है। अगर यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स ही खत्म हो जाएगी, तब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस की तरफ को जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखिए किस तरह का मोशन है इनका, जिस तरीके से प्लैनेट्स का मोशन है सन के चारों ओर, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मोशन है न्यूक्लियस के चारों ओर। अब देखिए ये सारे मॉडल यहां पर प्रपोज कर दिए गए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने दी है जिसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये क्या चीज है, चलिए देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो मान लीजिए ये आपके पास वो न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और एक अल्फा पार्टिकल को आपने इसकी ओर भेज दिया है। ये है अल्फा पार्टिकल। आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इट इज डबली चार्ज हीलियम। स्टूडेंट्स कंसीडर कि इसकी यहां पर इस ए पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। अब ये अल्फा पार्टिकल आगे की ओर चलता है, जैसे जैसे ये आगे की ओर चलेगा और जैसे जैसे ये इस न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचना स्टार्ट करेगा, स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि क्या होगा, ये जो आपके पास न्यूक्लियस है ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस शो करना स्टार्ट कर देगा, और एक टाइम पे आके न्यूक्लियस जो होगा वो यहां, अल्फा पार्टिकल जो होगा वो यहां जैसे रुक जाएगा, यहां जैसे से ये अपना पाथ रिट्रेस करना स्टार्ट कर देगा। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, आप जानते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। रीजन बीइंग इसकी वेलोसिटी 0 होगी है यहां पर, इसके आगे नहीं जा सकता है स्पॉन्टेनियसली। लेकिन स्टूडेंट्स लेट अस टॉक अबाउट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं या एमजीएच की बात नहीं कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे लगभग 0 है, आप जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है आपके पास रिपल्शंस के कारण, चार्ज के कारण। तो ये पॉजिटिव चार्ज इतनी दूर है यहां पर अभी अल्फा पार्टिकल कि ये इस न्यूक्लियस की रिपल्शंस फील नहीं कर पा रहा है। इस पॉइंट पे आके, बी पॉइंट पे आके, इसको बी पॉइंट कह देते हैं, बी पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी जो है इस पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की, वो कितनी हो गई है, ये मैक्सिमम हो गई है। तो यानी कि स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी जो है
वो आगे जाके चेंज हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को आप तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहां पर है क्या? ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो आपके पास डिस्टेंस बचा है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिनोटेड बाय आर नॉट। तो यहां पर इसके सेंटर से लेके ऐसे बनाए आप, इसके सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो डिस्टेंस है जहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो जीरो हो चुकी है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि ये वो डिस्टेंस है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की मैक्सिमम हो चुकी है। और तीसरा जो कि सबसे अच्छा तरीका है वो ये कह सकता है, आप ये कह सकते हैं कि ये वो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पर अल्फा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यही फॉर्मूला यूज करके, दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इसके इक्वल होनी चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। सो काइनेटिक एनर्जी पहले थी स्टूडेंट्स हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल थी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी शुरू में जीरो थी, बाद में कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 चार्ज 1 Q2 चार्ज 2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो Q1 अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये होता है, इसकी वैल्यू आप याद रख लें, इसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ ये आपको हेल्प करेगी, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये इक्वल होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अगर यूनिट इसकी ध्यान रखनी है आपने। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर Q1 क्या है? तो Q1 है देखिए अल्फा पार्टिकल, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? इसका ऊपर चार्ज होता है 2 टाइम E। और Q2 क्या है यहां पर? यहां पर अगर हम यहां की बात करें फिलहाल, तो यहां पर है गोल्ड का न्यूक्लियस। तो गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो आप जानते हैं कितना होता है? 79। हालांकि मैं इसको Z ही लिख रहा हूं क्योंकि मैं न्यूक्लियस तो किसी भी चीज का यूज कर सकता हूं, कोई फिक्स नहीं है। तो यहां पर Q2 में लिख रहा हूं Z × E। अगर मैं ये सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करता हूं स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ये इक्वल आ जाती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि 2E न्यूक्लियस का चार्ज यानी कि ZE बाय आर नॉट। और यहां से स्टूडेंट्स आप आर नॉट को कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये इक्वल होगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। यह है आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इतनी दूर तक यहां पर ये न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के इतना नजदीक आ सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है, देखिए अगर हमें आर नॉट का पता चल जाए तो हमें इतना तो पता है कि न्यूक्लियस जो है वो इसके आगे ही है कहीं, न्यूक्लियस इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो न्यूक्लियस के साइज का लगभग हमें आइडिया हो जाता है कि न्यूक्लियस का साइज यहां पर इतना लेस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देता हूं, कंसीडर मैं इसमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करता हूं। आर नॉट की वैल्यू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ mv स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ये लगभग ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि ये लगभग कितनी होती है? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए पहले। मेगा यानी कि 10⁻⁻13 जूल। इसमें स्टूडेंट्स Z यानी कि गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो 79 यूज करूंगा मैं। E आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इन सभी वैल्यूज को अगर सब्सटीट्यूट कर देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁻9 टू Z यानी कि 79 E स्क्वायर यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर में आपने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर यानी कि काइनेटिक एनर्जी 5.5 × 10⁻⁻13
13। स्टूडेंट्स इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आर नॉट की वैल्यू आ जाती है लगभग 4.13 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, या अगर आपको फर्मी में कैलकुलेट करना है तो आप इसे कह सकते हैं 41.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, लगभग 41.3 फर्मी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो न्यूक्लियस होगा वो इससे तो कम होगा। देखिए थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, आइडिया हो गया है हमें कि न्यूक्लियस जो है वो 41.3 फर्मी से लेस है। दैट्स इट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो आपको इस चीज का आइडिया दे देता है कि न्यूक्लियस जो है वो लगभग कितनी दूरी तक होगा। न्यूक्लियस आप कहां तक कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है। आई होप ये आपको समझ आ गया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक और टॉपिक यहां पर है, उसका नाम था इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको बी से डिनोट करते हैं। जिस तरीके से आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक फंक्शन है आपके पास जिससे बहुत कुछ पता चल सकता है, एटम के साइज का पता चल सकता है, वैसे इंपैक्ट पैरामीटर होता है। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज, डेफिनेशन यहां पर लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, इट इज द परपेंडिकुलर वेक्टर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर कौन सा वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ध्यान रखिएगा। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से डिफाइन कर लीजिएगा। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अब जो मैंने कहा है यहां पर उसको मैं एक बार आपके सामने बता देता हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कि कंसीडर ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है कंसीडर, और किसका न्यूक्लियस है ये, किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पर ZE यूज किया है, मैंने गोल्ड के लिए नहीं कहा है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इसके सेंटर से पास कर रही है। तो कंसीडर अल्फा पार्टिकल जो है वो इस तरीके से चला, और अल्फा पार्टिकल जो है जब इसके नजदीक पहुंचा तो आप जानते हो कि यहां तो कोई इसको डिफ्लेक्शन मिलेगी ही नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स कंसीडर यहां जैसे वो पहुंचा, मान लीजिए फिर से अब यहां, तो इसको डिफ्लेक्शन मिल गई लाइक दिस। सो परपेंडिकुलर वेक्टर, ये दोनों ही वेक्टर, ये भी आपके पास बी है यहां से यहां तक, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर, और ये भी आपके पास बी है, ये भी आपके पास बी है। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है अल्फा पार्टिकल के, ये अल्फा पार्टिकल था, ये भी अल्फा पार्टिकल था, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना है वो आपके पास होता है इंपैक्ट पैरामीटर। अब स्टूडेंट्स आप ये तो देखिए, इतना तो आप कह ही सकते हैं यहां से कि अगर मान लीजिए ये इस तरीके से सीधा जाता तो ये थीटा एंगल पे स्कैटर हुआ है। अगर आप और ज्यादा नजदीक आएंगे न्यूक्लियस के, अगर आप न्यूक्लियस के नजदीक आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर जितना बी छोटा होता जाएगा, जितनी बी की वैल्यू छोटी हो जाती है, उतना ही मैं कह सकता हूं थीटा भी छोटा होता जाएगा, एंगल भी तो छोटा होता जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कि छोटा होने का मतलब है, देखिए उतने ज्यादा एंगल पे स्कैटर होगा, या आप ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू बड़ी होगी। जब आपके पास बी की वैल्यू छोटी होगी, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ज्यादा एंगल पे स्कैटर होगा अल्फा पार्टिकल। तो ध्यान रखिएगा, इधर से क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर होगा, लार्ज बी मैंने यहां पर लिख दिया, अगर इंपैक्ट पैरामीटर बहुत लार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि उसकी रिपल्सिव फोर्स बहुत वीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिपल्सिव फोर्स बहुत वीक है, इज वीक। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, थीटा इज स्मॉल। अगर स्टूडेंट्स स्मॉल वैल्यू हुई बी की, इफ कंसीडर इंपैक्ट पैरामीटर इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि रिपल्सिव फोर्स जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू
लार्ज है इस केस में, थीटा की वैल्यू लार्ज है। अगर स्टूडेंट्स बी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जीरो ही होगी, मतलब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही चला गया, तब क्या होगा स्टूडेंट्स? उस वक्त होगी मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स, उस वक्त होगी मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स। और उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? आप जानते हैं जिस एंगल पे हो जाएगा उसी एंगल पे रिट्रेस होके वापस आ जाएगा, लाइक दिस, इसी एंगल पे रिट्रेस हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू उस वक्त हो जाएगी 180 डिग्री। स्टूडेंट्स बी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो बी किसके इक्वल होता है? बी आपके पास इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 बाय काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इसे आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। यहां से आप चेक कर सकते हैं कि बी प्रोपोर्शनल है आपके पास कॉट थीटा बाय 2 के, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां पर आप जानते हैं जितनी ज्यादा एंगल की वैल्यू होगी, अब देखिए बी कैसे डिपेंड करता है इसके ऊपर। कंसीडर स्टूडेंट्स बी जीरो हो गया, अगर बी जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कॉट थीटा बाय 2 जीरो होना चाहिए। तो यानी कि कॉट कहां पर जीरो होता है? 90 डिग्री पे, तो आप कहेंगे कॉट थीटा बाय 2 की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी कि जिस एंगल पे वो स्कैटर होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा? 180 डिग्री। आई होप आपको ये समझ आ गया स्टूडेंट्स। ये है आपके पास एक और चीज यहां पर जिसको कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर स्टूडेंट्स एक और चीज का पता यहां पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से लगा, रदरफोर्ड ने एक और चीज का आइडिया दिया, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स का। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स का देखिए इन्होंने भी तो यही कहा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। वैसे ऑर्बिट कोई नई डिस्कवरी नहीं थी, हालांकि इसका क्रेडिट जो जाता है वो बोहर को जाता है, नील्स बोहर। लेकिन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में ऐसा नहीं है, इन्होंने भी कह दिया था, रदरफोर्ड ने भी, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे मूव करते हैं? वो मूव करते हैं आपके पास ऑर्बिट्स की फॉर्म में। ऑर्बिट्स मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में। तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? बोहर को क्यों जाता है क्रेडिट ऑर्बिट्स का, इनको क्यों नहीं जाता है? तो इसका रीजन ये है क्योंकि इन्होंने ये कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। मतलब अगर मैंने यहां पर न्यूक्लियस बनाया तो इसके चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर पाथ्स बनाए जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसी में भी मिल सकता है। देयर इज नो फिक्स्ड क्राइटेरिया कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेगा। तो यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स बनाए जा सकते हैं, सर्कुलर पाथ्स बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है। स्टूडेंट्स इन्होंने देखिए एक एनर्जी को भी कैलकुलेट करके दिया है, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करके बताया यहां पर कि कितनी होती है एक अल्फा पार्टिकल के पास, एक एटम के पास कितनी एनर्जी होती है, नॉट अल्फा पार्टिकल, एक एटम के पास कितनी एनर्जी होती है, ये ऑलरेडी ये बता चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सेंट्रीपिटल एनर्जी के इक्वल होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसके बीच में होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लेट अस कैलकुलेट दी हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ई आ गया, हाइड्रोजन के लिए भी ई आ गया, जेड ई। आप जानते हैं जेड ई होता है, लेकिन जेड कितना है इस केस में? 1 है, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। सॉरी। और इनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मान लीजिए आर स्क्वायर है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है स्टूडेंट्स एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एक आर से यहां एक आर को कैंसिल कर लेता हूं और आर की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, ये बन जाएगी ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर। ये आर की वैल्यू को याद रखिएगा क्योंकि इसका मैं यूज करूंगा। ये है वो रेडियस जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, जो यहां पर मूव कर रहा है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ये किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये इक्वल हो जाएगी आपके पास, देखिए एम बी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से यूज कर लेता हूं 1/2, यहां से मैं एम बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं स्टूडेंट्स। एम बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा ई स्क्वायर बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। तो स्टूडेंट्स कहना इसे कि यहां पर एनर्जी हो जाएगी ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स। इन द सिमिलर मैनर आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए माइनस आता नहीं है वैसे, यहां पर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, तो मैं ये सपोज करके चल रहा हूं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है। अगर नहीं पता है तो यहां लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा -E, इसमें माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता है, -E। Q2 यानी कि चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, वो E होगा बाय R, ध्यान रखिएगा। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गई माइनस का E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो देखिए, एक तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का पता चल गया। तो आप एक बात आइडिया लगा के देखिए कि कितनी सारी चीजों का पता लग रहा है यहां पर। जस्ट एक मॉडल प्रपोज करने से एटम के बारे में कितनी मिस्ट्रीज रिवॉल्व हुई है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल होगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, प्लस काइनेटिक एनर्जी के। सो पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं -E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और काइनेटिक एनर्जी है आपके पास E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर मैं यहां पर इसको एलसीएम ले लेता हूं तो ये बन जाएगा माइनस का E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपके पास बन जाएगी टोटल एनर्जी। चलिए, ये टोटल एनर्जी का आइडिया लग गया आपको यहां पर। तो बहुत सारी चीजें यहां पर कैलकुलेट हो गई है। आई होप आपको ये मॉडल समझ आया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, मॉडल में लास्ट में हम एक और चीज समझ लेते हैं, दैट इज फेलियर ऑफ दिस मॉडल। हालांकि इतनी सारी चीजें करेक्ट बताने के बाद भी ये मॉडल जो था ये फेल हो गया। अब इसका रीजन क्या था स्टूडेंट्स, ये मॉडल फेल क्यों हुआ है, चलिए देखते हैं। तो मॉडल फेल होने के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एवरी एक्सेलरेटिंग बॉडी इन दिस यूनिवर्स रेडिएट्स एनर्जी। हालांकि ये मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि कोई भी एक्सेलरेटिंग बॉडी अगर इस यूनिवर्स में है तो वो अपनी एनर्जी जो है वो रेडिएट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद को ही देख लीजिए। मान लीजिए आप भागना स्टार्ट करते हो, आप रनिंग स्टार्ट करते हो, तो और आपको जो है वो कहीं से बाहर से एनर्जी नहीं मिलती है। कंसीडर आपको कोई भी बाहर से एनर्जी नहीं देता है, तो धीरे धीरे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपकी एनर्जी जो है वो खत्म होती जाएगी, आपकी एनर्जी जो है वो जीरो होती जाएगी। और एक टाइम आएगा, अगर आपको बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहा है और आप मूव करते जा रहे हो, एक टाइम आएगा जब आपकी सारी एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। उस वक्त आपके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी। उसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां पर कंसीडर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों ओर न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व कर, इसके चारों ओर जो है न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये एक एक्सेलरेटिंग बॉडी है। क्यों एक्सेलरेटिंग है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर चेंज हो रही है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी की देखिए स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि बॉडी एक्सेलरेटिंग है। दूसरी चीज, क्या स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है? जी हां, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। तो यानी कि दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली है कि ये एक्सेलरेटिंग बॉडी भी है और एक चार्ज बॉडी भी है। तो एवरी एक्सेलरेटिंग चार्ज बॉडी, ऐसे लिख सकते हैं आप, चार्ज बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है, वो क्या करती है, अपनी एनर्जी रेडिएट करती है। तो स्टूडेंट्स अगर ये इलेक्ट्रॉन टाइम के साथ अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा तो क्या होगा, धीरे 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 जैसे ये एनर्जी रेडिएट करेगा ये इस तरीके से आता रहेगा, इस तरीके से, और एक टाइम पे आके ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा।
न्यूक्लियस के अंदर लाइक दिस, यहां पर फॉल कर जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इसके पास बचेगी नहीं। जब सेंट्रीपिटल फोर्स इसके पास नहीं बचेगी तो ये अंदर की ओर ही धकेला जाएगा लाइक दिस। धीरे धीरे सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होगी एनर्जी खत्म होने के साथ साथ। उस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें गिर जाएगा नीचे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहां पर चले जाएंगे? वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस में चले जाएंगे, वहां पर फॉल कर जाएंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स जो मैटर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन ही सारे गिर गए तो मैटर क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा डिस्ट्रॉय। लेकिन क्या स्टूडेंट्स मैटर ऐसे डिस्ट्रॉय होता है? क्या हमारे चारों ओर जितनी चीजें पड़ी हुई है, क्या ऐसा है कि वो 2-3 साल या किसी टाइम के बाद जो है वो पड़ी पड़ी खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी? आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि इनकी थ्योरी ही गलत है। यहां पर इन्होंने कुछ गलत प्रपोज किया है। इस चीज को हालांकि सही किया गया था बोहर के द्वारा, तो उसको कैसे इन्होंने सही किया ये हम देखेंगे। तो पहली चीज ये है स्टूडेंट्स, पहला फेलियर इसका ये है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि फेलियर है क्या, कि एवरी एक्सेलरेटिंग बॉडी इन दिस यूनिवर्स इट रेडिएट्स एनर्जी। इफ इट रेडिएट्स एनर्जी, तो एक टाइम आएगा कि सारी की सारी एनर्जी को रेडिएट कर दिया जाएगा। उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे सारे के सारे। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारे मैटर के, और मैटर बचेगा ही नहीं, मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा फेलियर यहां पर स्टूडेंट्स क्या है? सेकंड फेलियर आपके पास इसका यह है कि अकॉर्डिंग टू बोहर, यहां पर जो एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ये न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एकदम से न्यूक्लियस, इधर न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन को सीधा इसने खींच दिया, नहीं, ये इस तरीके से एक स्पाइरल पाथ मूव करके आ रहा है लाइक दिस। ऐसे ही धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है। मतलब इसकी एनर्जी जो रेडिएट हो रही है यहां पर, वो कॉन्टिन्यूअसली हो रही है। एनर्जी रेडिएट कैसे हो रही है स्टूडेंट्स? कॉन्टिन्यूअसली। ध्यान रखना, एनर्जी इज रेडिएटिंग कॉन्टिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू बोहर। तो स्टूडेंट्स अगर इसका रेडिएशन स्पेक्ट्रा बनाया जाता है, अगर इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे ना स्टूडेंट्स हम, तो कैसा होना चाहिए? ये एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। मतलब इसका स्पेक्ट्रम लगभग ऐसा होना चाहिए कि हर एक लाइन के बीच में फिक्स्ड गैप है, सभी लाइंस के बीच में फिक्स्ड गैप है। क्यों? क्योंकि यहां पर है कॉन्टिन्यूअस एनर्जी रेडिएट हुई है यहां पर। तो इस तरीके से आपके पास आना चाहिए स्पेक्ट्रम। लेकिन स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम क्या ऐसा होता है हाइड्रोजन एटम का? बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम उसी तरीके से होता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। कैसा? कि देखिए कुछ लाइंस जो होती है बहुत नजदीक होती है लाइक दिस, कुछ बहुत दूर होती है, फिर कुछ बहुत ही ज्यादा पास होती है, उनके बीच में गैप भी बहुत कम होता है लाइक दिस। तो ऐसा स्पेक्ट्रम इसका क्यों है, जबकि इसका स्पेक्ट्रम होना चाहिए ऐसा, लेकिन इसका एक्चुअल स्पेक्ट्रम होता है ऐसा। तो ऐसा क्यों है, इसका स्पेक्ट्रम इस तरीके से क्यों बना है, ये भी रदरफोर्ड जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्हीं कारणों से इनका जो मॉडल था वो फेल हुआ। तो स्टूडेंट्स ये था आपके आज का लेक्चर, दैट इज रदरफोर्ड की ही मोस्टली हमने डिस्कशन की है। यहां पर रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके लिए ला रहा हूं बोहर मॉडल, जो कि इसका लास्ट लेक्चर होगा। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बोहर मॉडल से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे रदरफोर्ड मॉडल भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में काफी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।